हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 28 जून 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पर था, ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज 5 है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके बाद हम एक सेट और कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5 जो है ये इस बार का लास्ट सेट है। बाकी के जो सेट बचे हैं वो हम अगली बार कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसके बाद जो है मैंने CGL 2021 की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसके जस्ट बाद जो है हम MTS 2023 के भी प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए 12, 15 और 18 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। इस देखिए अगर आप यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की संख्या माने तो यहाँ पर ये 9999 होती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपके पास संख्याएं दे रखी है आप इन सभी का क्या करेंगे, LCM कैलकुलेट करेंगे। इन सभी का LCM जो है ये आपको 180 दिखाई पड़ रहा है भाई। 12 का यहाँ पर जो है 15 गुना आपके पास 180 हो जाएगा, ठीक है। 12 का 15 गुना 180 हो जाएगा और 15 का 12 गुना 180 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 18 का 10 गुना 180 होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस LCM से इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पर जो है 900 आ जाएगा। शेषफल बचा 99, उतारेंगे 9, फिर से 5 बार चला जाएगा यानी कि 900 आ जाएगा। और यहाँ पर 99, ये जो शेषफल आपके पास बचा है 99, ये आप यहाँ पर जो संख्या आपने मानी थी 9999, उसमें से अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी 9900, ये आपके पास ऐसी संख्या है जो कि 12, 15 और 18 से जो है विभाज्य और ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक वाहन 5 सेकंड में 200 मीटर और फिर 5 सेकंड में जो है 250 मीटर की दूरी तय करता है। इसकी औसत चाल कैलकुलेट करना, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 450 मीटर की हो गई। बट्टे के अंदर क्या करेंगे, टोटल टाइम करेंगे। और टोटल टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 5 यानी कि 10 सेकेंड का हो जाएगा। तो 10 सेकेंड से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 45 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये आपके पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक कंपनी में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ग्राहक कॉल की कुल संख्या आपको बताई गई है 15,500। मंगलवार और गुरुवार को कॉल की कुल संख्या आपको बताई गई 12,500। शनिवार और रविवार को यहाँ पर ध्यान देना औसत कॉल की संख्या आपको बताई गई है 7,000, ठीक है। तो बताइए कि एक सप्ताह में प्रतिदिन कितने कॉल औसत कॉल होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सोमवार यानी कि ये मंडे और प्लस बुधवार यानी कि वेडनेसडे और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, इन तीनों का आपको यहाँ पर जो है कुल कॉल्स की संख्या बताइए 15,500। इसी तरह से यहाँ पर जो है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और यहाँ पर गुरुवार यानी कि थर्सडे और इसकी यहाँ पर जो है कॉल की कुल संख्या आपको बताइए 12,500। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है शनिवार यानी कि सैटरडे और यहाँ पर सैटरडे और प्लस यहाँ पर ये रविवार यानी कि संडे। यहाँ पर औसत कॉल की संख्या आपको 7,000 बताई गई थी। तो कुल कॉल्स की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 दिन का आपको यहाँ पर बताया गया औसत, तो इसको 2 से गुणा करते हैं यानी कि 14,000 आपके पास कॉल्स की कुल संख्या आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दिन में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल कितनी कॉल्स हो रही हैं। तो यहाँ पर 3 दिन तो ये रहे, इसके बाद 2 दिन ये रहे और इसके बाद यहाँ पर 2 दिन ये रहे। तो टोटल कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो 7 दिन का मतलब 1 वीक होता है, ये आप सभी को पता होगा, यानी कि 1 सप्ताह होता है, ठीक है। और यहाँ पर 7 दिन के अंदर कॉल्स की कुल संख्या क्या हो जाएंगी, इन सभी को आप ऐड करा के यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,000 और ये 14,000 इसमें ऐड करें तो 42,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको एवरेज कैलकुलेट करना था भाई, 7 दिन के अंदर इतनी कॉल होती है। तो एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे तो बोथ साइड आप क्या कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42,000 के अंदर आप 7 का डिवाइड कर देंगे तो प्रतिदिन कॉल की संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 6,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
इसमें देखिए यदि एक दुकानदार ने जो है अपना 1/3 माल 20% की हानि पर बेचा तो शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में जो है 25% का लाभ हो सके। तो एलिगेशन से बन जाएगा भाई, यहाँ पर लॉस की बात हो रही है तो 20% आप इसको माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पर कितने प्रतिशत लाभ पर यानी कि प्रॉफिट, यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितने प्रॉफिट पर ये वस्तु बेची जानी चाहिए, बट ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए 25%, ये हमें यहाँ पर प्रश्न में बताएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें। तो यहाँ पर देखिए 25 में से अगर आप जो है 20 को माइनस करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 45% ये आ जाएगा। और यहाँ पर तो हमें डेटा ही नहीं पता तो हम यहाँ पर ये लिख नहीं सकते, बट यहाँ पर हमें ये रेशियो पता है भाई। यहाँ पर आपसे बोला गया कि 1/3 माल 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो 20% की हानि पर जो माल बेचा जाता है वो है 1/3। तो अब बचा कितना, यानी कि शेष माल आपके पास कितना बचा, 2/3 बच जाएगा, क्योंकि एक में से जब 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर ये रेशियो क्या बनेगा, 1:2। और यहाँ पर इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट हो कर रही है 45%। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 का डिवाइड कर देंगे 45 में, यानी कि 22.5 आ जाएगा परसेंटेज में। अब यहाँ पर ये 22.5% आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा कि उसमें से अगर आप 25% घटाएं तो 22.5% आ जाए। तो आप इसको ऐड करके लिख दीजिए, इसमें ये 47.5 हो जाएगा, यानी कि इतना प्रतिशत यहाँ पर जो शेष माल जो था वो 47.5% के प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए, ताकि इस पूरे लेन देन में जो है हमारे पास यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डेटा आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, और लेकिन वह 1 किलो वजन के लिए जो है 935 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना था, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर पैसे देखिए वो 1 किलो के, यानी कि 1 किलो के पैसे ले रहा है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और यहाँ पर अपने पास से दे कितना रहा है, 935 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 65 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 935 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये 13 आ जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, 7 पंचे 35। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1300 के अंदर डिवाइड करेंगे किसका, 187 का। तो भाग यहाँ पर देखिए 10, ये आपके पास यहाँ पर 18 पंचे 90, 18 छिके 108, 18 7 126, 7 बार तो यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा चला जाएगा। तो 18 छिके 108 है, और ये 1080 हो जाएगा, और ये 7 छिके 42, यानी कि 1122 हो जाएगा। 6 बार भाग चला गया, बचा कितना, ये 78, 178, यानी कि यहाँ पर जो है 178 बचा। दशमलव लगाएंगे, 1 0 और उतार देंगे। अब इसमें देखिए 10 बार तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 9 बार भाग चला जाएगा, तो 6.9 करके आपके पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो 6.95% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक गली में जो है 20 कुत्ते और बिल्लियाँ हैं। यदि कुत्तों और बिल्लियों के बीच का अनुपात आपको बताया गया 3:2 है, तो बिल्लियों की संख्या कैलकुलेट करनी है भाई। डॉग और कैट का रेशियो आपको बताएगा, टोटल करें तो यहाँ पर देखिए 5 यूनिट हो रहा है, और आपको इसी 5 यूनिट की वैल्यू भाई आपको कुल संख्या 20 बताएगी, यानी कि यहाँ पर डेटा 4 गुना है। तो आपको यहाँ पर कैट की यानी कि बिल्लियों की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर ये भी 2 ना होकर 2 का अगर आप 4 गुणा कर दें तो ये 8 जो है आपके पास यहाँ पर कैट थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 100 मीटर लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देख लीजिए कितने की कवर होगी भाई, 250 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी। रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड देखिए यहाँ पर दोनों ट्रेनें जो है एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का डिफरेंस करिए भाई आप। 63 और 45 का डिफरेंस देखिए आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है, 15 और 3 18 का दिखाई पड़ रहा है। ये 18 जो है ये किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से इसको गुणा करते हैं, ये आपका यहाँ पर टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये सॉरी यहाँ पर 50 सेकेंड का जो है ये टाइम आ जाएगा, यानी कि इतने सेकेंड में जो है ये दूसरी एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अंकित मूल्य पर 30% और 40% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को 420 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य कैलकुलेट करके बताना। आपको पता है कि छूट जो है मार्क प्राइस पर दी जाती है। 30% की छूट, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। तो यहाँ पर 10 पर 3 का डिस्काउंट यानी कि 7/10 इसका कैलकुलेट करेंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5 यानी कि 5 पर 2 का डिस्काउंट, तो 3/5 इसका कैलकुलेट करेंगे। और ये विक्रय मूल्य आएगा जो कि आपको यहाँ पर 420% में बताया गया। तो 7 तिरिका 21 दूनी का 42 हो जाएगा और यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। 20 पंचे 100 यानी कि मार्क प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। एक परीक्षा में प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंकों का अनुपात आपको बताएगा और यदि प्रैक्टिकल में 80% अंक प्राप्त होते हैं और थ्योरी में 60% अंक प्राप्त होते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का अनुपात कैलकुलेट करके बताना। देखिए प्रैक्टिकल और ये थ्योरी जो है इसमें यहाँ पर अंकों का रेशियो आपको बताएगा 3:7। अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल में कुल अंक 3x हैं तो यहाँ पर थ्योरी में कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। x यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या करना है, थ्योरी का यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ रेशियो कैलकुलेट करना है। तो थ्योरी और ये प्रैक्टिकल ऐसे लिख लेंगे। थ्योरी में अगर आप यहाँ पर देखें तो 7x आपके पास कुल अंक है और यहाँ पर थ्योरी में 60% अंक इसके प्राप्त करता है तो इसका 60% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल में अगर देखें तो यहाँ पर 3x कुल अंक है और इसका यहाँ पर 80% अंक प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर इसका 80% कैलकुलेट कर लेंगे और इन्हीं का रेशियो आपसे पूछा गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर x से x कट जाएगा और इसके अलावा 100 से ये 100 कट जाएगा और 20 या 60 हो जाएगा, 20 के 80 हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 7:4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष 70 किलोमीटर की दूरी जो है 7 घंटे में तय करता है तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल कैलकुलेट करनी। मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पर भी कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस जब आप यहाँ पर देखें तो कितनी हो रही है, 150 किलोमीटर हो रही है। बट्टे में करेंगे आप यहाँ पर टोटल टाइम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूरी के अंदर जब चाल का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 घंटे आपके पास आ जाएगा। जबकि अगली यहाँ पर जो है अगला टाइम आपको बताया गया 7 घंटे का, तो 8 घंटे और 7 घंटे टोटल कितने हो गए, 15 घंटे। 15 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या आपको बताई गई थी तो यहाँ पर जो है 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कैलकुलेट करनी। भाई यहाँ पर कुल मतों की संख्या आपको बताई गई 8850 है, ठीक है। इसका 10% मत अवैध थे यानी कि 90% मत वैध रहे होंगे। अब ये वैध मतों का यहाँ पर 60% जो है एक उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिया तो दूसरे उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त करे होंगे। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखें यहाँ पर ये 100 से डिवाइड करें तो ये 2 0 कैंसिल और 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। 2 से इसको काटें 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटें 5 बार कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 17 पंचे 85 और फिर यहाँ पर 7 पंचे 35 170 9 दूनी का 18 18 7 126 का 6 आ जाएगा, हासिल 12 138 और फिर यहाँ पर हासिल 13 और यह हो जाएगा 31 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक पुस्तक को 32% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, छूट की अनुमति है, ठीक है। और यदि रमेश ने जो है इतने का भुगतान नगद देकर जो है पुस्तक खरीदी तो पुस्तक का अंकित मूल्य मार्क प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह से बन जाएगा। आपको पता है कि छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है। 32% की छूट यानी कि 68% जो है इसका यहाँ पर विक्रय मूल्य रहा होगा। बट यहाँ पर जो है नगद भुगतान पर 25% की छूट और दी जाती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी तो 4 पर 1 की छूट दी जाएगी यानी कि यहाँ पर इसका 3/4 कैलकुलेट कर लेंगे। ये विक्रय मूल्य आएगा सो कि यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 2550। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। भाई यहाँ पर देखिए 17 4 68 होता है यानी कि 4 बार कट जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करें 1 17 पंचे 50 ये 50 150 ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा और ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ भाई यहाँ पर मार्क प्राइस इक्वल टू 5000। भाई आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा आंसर लगा दीजिए। ऐसे आप यहाँ पर फटाफट आंसर टिक करते जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके
23% लाभ प्राप्त करता है और इतने किलो में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये सीपी हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर जो है एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये किलोग्राम है, जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे यानी कि 3075 ये ग्राम आ जाएगा। यानी कि इतने ग्राम जो है इसके ये पैसे ले रहा है, इतने ग्राम, ठीक है। और दे कितना रहा है, हम मान लेते हैं x ग्राम दे रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 23% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 की वस्तु इसने जो है 123 में बेची होगी। ये रेशियो आपके पास यहाँ पर ये होना चाहिए, तो यानी कि ये बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x का जो है 3075 के साथ जो रेशियो होगा बराबर हो जाएगा 100 का 123 के साथ। इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 100 और बट्टे के अंदर 123 और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा ये 3075। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 25 3 75, ये 25 दूनी का 50 57 और 25 5 30, यानी कि डाटा 25 गुना आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा। x आपके पास कितना है 2500, यानी कि इतने किलोग्राम, यानी कि आपके पास यहाँ पर 3.075 किलोग्राम में जो है वह सिर्फ कितने ग्राम दे रहा है, 2500 ग्राम जो है ये इतना अपने पास से दे रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होगा। अब एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इस गोले को 2 गोलार्धों में काटा जाता है, तो किसी एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। और यहाँ पर पूरे गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो ये 4πr² बराबर दे रखा है 616। तो यहाँ पर πr² बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 154 आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था। गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है। तो πr² तो आपने कैलकुलेट किया कितना, 154, तो इसका 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 15 3 45 और 4 3 12, यानी कि 450 और 12 462 जो है ये आपके पास यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सी वार्षिक किस्त जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे के ऋण को चुकता करेगी, और यहाँ पर किस्तों का भुगतान वर्षों के अंत में किया जाएगा। तो निकटतम रुपए में पूर्णांकित करके आपको बताना है। तो यहाँ पर वार्षिक किस्त आप क्या करेंगे, 100 की मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 अगर वार्षिक किस्त है, इसको 3 समान वार्षिक किस्तों में जो है चुकाया जाता है। तो यहाँ पर ये 100, ये 100 और ये भी 100। तो पहली किस्त पर तो यहाँ पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी किस्त पर यहाँ पर 12% का ब्याज लगेगा। 100 का 12% यहाँ पर 12 हो जाएगा और 1 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा। अब ये तीसरी किस्त जो है इस पर भी 12% का ब्याज लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष के लिए लगेगा। टोटल कर लीजिए, ये 124 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये आपके पास 112 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। यानी कि इतना उसे कुल मिलाकर जो भुगतान करना पड़ेगा। बट प्रश्न में आपको यहाँ पर यह बताया गया था कि 35,455, तो इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 35,455। तो आपको यहाँ पर वार्षिक किस्त कैलकुलेट करके बतानी थी और किस्त हमने 100 की मानी थी, तो ये भी 100 ना होकर 100 का कितना गुना हो जाएगी भाई, 35,455 बट्टे कर देंगे 336। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 35,455 और इसके आगे 2 0 और बट्टे के अंदर 336। जब 336 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार चला जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 4 और ये 14, 18 का बचेगा, उतारेंगे 5, 185 और 185 में 336 का भाग 0 बार जाएगा। तो 10 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग में, यानी कि अप्रोक्सीमेट में आपके पास ये आंसर आएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10,552, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट में है। इसमें देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार जो 62% वैध मत प्राप्त करता है और वह 96 मतों से जीत जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी। देखिए जीतने वाला उम्मीदवार, आसान सा प्रश्न है, यानी कि विनर जो है वो वैध मतों का 62% मत प्राप्त कर लेता है। तो जो लूजर है यानी कि हारने वाला, उसने यहाँ पर 38% मत प्राप्त किए होंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 और ये 20, यानी कि 24% का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा। जबकि प्रश्न में यहाँ पर दिया गया कि 96 मतों से जीत जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है 24% की वैल्यू कितनी है, 96। तो डेटा यहाँ पर 4 गुना आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
आपको पता है कि वैलिड वोट जो थे वो अपने आप में 100% थे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 100 ना होकर 4 गुना करेंगे, यानी कि 400 ये जो है आपके पास वैलिड वोट यानी कि वैध मतों की कुल संख्या आ जाएगी। हम यहाँ पर कुल मतों की संख्या x मान लेते हैं। इसमें से आपको बताया 84 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसमें से 84 माइनस करेंगे तो ये वैध मतों की संख्या आ जाएगी, जो कि आपने कितनी कैलकुलेट की, 400 की है, तो बराबर 400 रखेंगे, तो x बराबर 484 है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर पिछले साल अंकित की लंबाई आपको बताएगी 160 सेंटीमीटर थी, एक वर्ष में उसकी लंबाई 8% की वृद्धि हुई, अब उसकी लंबाई कितनी है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाएगी, यानी कि 25 पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप क्या करेंगे 160 का डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 27/25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 के 150 हो जाएगा और 0.25 के 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर 27 से गुणा करें तो 2700 के 108 हासिल 10 आएगी, 27 के 162 हो जाएगा और 10 172 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव, यानी कि इतने सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रम से 4, 5 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए इतने रुपए मिलते हैं, तो एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो एक्स कितना, एक्स का हिस्सा कितना ये कैलकुलेट करना। आसान सा प्रश्न है भाई, एक्स 4 दिन में और वाई जो है ये 5 दिन में और जेड जो है ये 7 दिन में। आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 140 ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़, सॉरी यहाँ पर जो है 20, हाँ ठीक है 140 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 35 यानी कि 35 आ जाएगा, और इसमें 5 से डिवाइड करें तो 28 5 140 होता है, ये 28 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, और आपको पता है कि ये राशि जो है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगी, यानी कि जब आप इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पर 43 63 और ये 83 आपके पास यहाँ पर टोटल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर टोटल राशि 83 यूनिट की आ रही है, जबकि प्रश्न में कितने बताएंगे 415, तो डेटा यहाँ पर जो है आपको 5 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो आपसे पूछा गया x का हिस्सा, तो x का हिस्सा भी 35 ना होकर 35 का 5 गुना करेंगे तो 150 और ये 25 यानी कि 175 आपके पास यहाँ पर x का हिस्सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें आनंद और भरत की वार्षिक आय आपको बताई गई इस अनुपात में, ठीक है, और उनका वार्षिक व्यय जो है इस अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में जो है 10,000 की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय क्या। देखिए सीजीएल का पार्ट फर्स्ट मैंने करवाया था, तो उसमें मैंने जो है इस टाइप का प्रश्न करवाया था, और उसमें जो है मैंने आपको बताया था इस टाइप का प्रश्न भाई 2 तरीके से बन सकता है। एक तो यहाँ पर जो है आपको सेविंग जो है अलग अलग दे रखी है दोनों की, तब आप यहाँ पर जो है इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है वो आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सेम बचत दे रखी है और रेशियो के बीच डिफरेंस आपको सेम दे रखा है, तो ये प्रश्न आसानी के साथ बन जाएगा। भाई इनकम में रेशियो आपको बताया गया 3:5 है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर के अंदर रेशियो बताया गया 1:3 है, ठीक है। और यहाँ पर ये ए का और यहाँ पर ये बी का डेटा है, यानी कि यहाँ पर आनंद और भरत हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनका जो है सेविंग आपको बताया गया, सेविंग कितनी बताई गई भाई, ए की सेविंग बताई गई 10,000, दोनों की यहाँ पर सेविंग जो है 10,000 और 10,000 बताई गई, ठीक है, सेम बताई गई। तो यहाँ पर जब आप इनका डिफरेंस देखें, देखिए यहाँ पर 2 का है, और यहाँ पर इस तरह से भी अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का, और यहाँ पर भी डिफरेंस देखें तो 2 यूनिट का। तो यहाँ पर जो है अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो ये सेविंग आती है, यानी कि सेविंग हमारे पास 2 यूनिट की, जबकि आपको बताई कितनी की प्रश्न में भाई 10,000 की बताई गई। तो डेटा यहाँ पर देख लीजिए 5,000 गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपसे पूछा किसका गया, भरत का, आपको भरत की जो है वार्षिक आय आपसे पूछी गई, तो ये भी 5 यूनिट ना होकर 5 का 5,000 गुना करेंगे तो 25,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये 3 संख्या, इनका औसत आपको बताएगा कितना 40, तो जब 40 का आप यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे तो ये आपके पास इन तीनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा, यानी कि 48 प्लस का 39 और प्लस का y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उधर माइनस कर देंगे 120 में से, तो y बराबर कितना आ जाएगा 120 में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57 87 हो जाएगा, 87 इसमें से माइनस करेंगे तो 13 20 यानी कि 33 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, यदि
वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ए एक्स दिन में काम करता है और बी वाई दिन में काम करता है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है एक्स बटे वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह आप क्या रखेंगे 12 इंटू में 18 और बटे में 12 प्लस 18 करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 से कट जाएगा ये 10 आ जाएगा और 3 से ये कटेगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से कटेगा ये 5 आ जाएगा और ये 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, यानी कि 36 बटे 5 करेंगे तो ये 7.2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। उसने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया और लेकिन यहाँ पर जो है 1,81,500 बकाया जिसे उसे 3 वर्षों में चुकाना। वार्षिक किस्त क्या होगी। उसी टाइप से ये प्रश्न बन जाएगा भाई। आप वार्षिक किस्त 100 की मान लेंगे, 3 वार्षिक किस्तों में ये चुकानी है तो यहाँ पर ये 100 ये 100 और ये 100। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% बताएगी तो पहले किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरी किस्त पर 10% का ब्याज लगेगा। 100 का 10% 10 होता है और यहाँ पर 1 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा। फिर यहाँ पर अगले वर्ष जो है फिर से 10% का ब्याज लगेगा और यहाँ पर ये 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है। तो टोटल करेंगे यहाँ पर 120 हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएगा और यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये 330 हो जाएगा। और जबकि आपको प्रश्न में बताया गया कि 1,81,500 जो है ये राशि जो है बकाया थी। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका कितना गुना है, 0 से 0 कट जाएगा और 33 से इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 33 का 5 गुना 165 हो जाएगा, यानी कि 5 बार चला गया। फिर यहाँ पर 16 बचेगा, उतारेंगे 5 165 यानी कि फिर से 5 बार चला जाएगा और ये 0, यानी कि डेटा यहाँ पर 550 गुना लिखा हुआ। तो आपको तो वार्षिक किस्त बतानी थी तो यहाँ पर ये वार्षिक किस्त जो हमने 100 की मानी थी ये भी 100 ना होकर 100 का 550 गुना करेंगे, यानी कि 55,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देख लीजिए किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको कैलकुलेट करके बताना है जिसका क्षेत्रफल आपको बताएगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये मान लीजिए आपके पास एक कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब इसके 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी भाई। यहाँ पर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर आधार और ये इसकी ऊंचाई मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल बताया गया 220, क्षेत्रफल हमें बताया गया 220 सॉरी यहाँ पर 200 बताया गया। ठीक है। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये भुजाएं जो है वो हमारे पास 20 और ये 20 आ चुकी हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर हाइपोटेनस ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा अंडर के अंदर 20 का स्क्वायर और प्लस के अंदर ये 20 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा 20 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 20 उसका वर्गमूल हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा √2, यानी कि 20√2 आपके पास ये आ जाएगा। और √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.414 होती है। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको दशमलव में दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसका 20 गुणा करेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 2, 4 दूनी का 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी का 2 और यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 0 भी था। ठीक है। तो 28.28 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इन तीनों भुजाओं को ऐड कर लेंगे, आपके पास पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 20 प्लस का 20 प्लस का करेंगे 28.28। तो ये पेरीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 40 प्लस का 28 करेंगे 68, यानी कि 68.28 आएगा। लेकिन इसको आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 68.23 लिख सकते हैं। ठीक है। सॉरी यहाँ पर 68 पॉइंट यहाँ पर 3 अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हैं। ठीक है। 30 लिखेंगे तो यहाँ पर 0.3 तक आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 वर्षों में ₹x की राशि पर साधारण ब्याज आपको बताया गया। मूलधन का जो है 2/5 गुना है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ पर जो है x राशि है। ठीक है। और यहाँ पर r रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनटू में और ये टाइम जो है ये आपको बताया गया कितना 5 वर्ष का और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है। PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो x राशि थी इसका 2/5 के बराबर यहाँ पर 2/5 गुणे के बराबर जो है ब्याज मिलेगा। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए x है तो ये x कट जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 5 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा और यहाँ पर 5 से कटेगा 500 के 20 हो जाएगा। तो बट्टे के अंदर 4 इधर आ जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 8%। 8% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी।
इसमें देख लीजिए, एक दिन में 12 घंटे में काम करके जो है 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो 24 दिनों के बाद जो है कितना कार्य शेष रह जाएगा। MDS/W वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा भाई। यहाँ पर आदमियों की संख्या 90, दिनों की संख्या यहाँ पर 16 तो इंटू में 16, और घंटों की संख्या यहाँ पर 12 तो इंटू में 12, और ये टोटल काम मान लेते हैं 1 यूनिट का, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये 70 व्यक्ति हैं और यहाँ पर दिनों की संख्या 24 बताई गई है, घंटों की संख्या आपको यहाँ पर 8 घंटे बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है, और ये बराबर कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 12 दूनी का 24 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। यानी कि इतना काम जो है ये हो चुका है। तो रिमेनिंग कार्य जो है यानी कि शेष कार्य जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा भाई। आपको यहाँ पर जो है शेष कार्य कैलकुलेट करना था। तो टोटल कार्य आपने 1 यूनिट का माना था, उसमें से 7/9 हो चुका है। तो 7/9 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 2/9 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।